हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी 2011 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो 2011 में यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो अगस्त 2021 यूपी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पूर्व के वीडियो में हम 2016 का पेपर सॉल्व कर लिए हैं, 2010 का, 2013 का, ये सारे पेपर सॉल्व हो चुके हैं। आप जाकर के वीडियो की प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। हमने विथ एक्सप्लेनेशन अटेंड किया हुआ है। आगे के क्वेश्चन को 2011 का भी जो 60 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए, 60 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए PYQ करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? मुताह, फाशिद, जिहर, बालिग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, जिहर, ये मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं माना गया है, क्योंकि मुस्लिम विवाह का स्वरूप जो है ये 4 स्वरूप हैं: निकाह, मुताह, फासिद तथा बातिल। ये 4 हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? शिक्षा, आमदनी, स्वास्थ्य और व्यायाम। बी है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सौंदर्य, व्यक्तित्व, यश, उच्च सामाजिक स्थिति। संपत्ति, उच्च पद, अच्छा जीवन। क्या है जो भारतीय विचारधारा में पुरुषार्थ माने गए हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार। जबकि जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, पारित हुआ था, 2006 से लागू है, उसमें इन चारों में से क्या शामिल नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है ये राइट होगा। वास्तविक दुर्व्यवहार जो है ये शामिल नहीं किया गया है। संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, सही है या फिर गलत है? पूर्णतः गलत, अंशतः सही या फिर पूर्णतः सही है, तीनों में से कोई नहीं। तो संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा रूप है, ये जो है पूर्णतः सही माना गया है। क्यों? संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के एक साथ सदस्य रहते हैं, तो इसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, तो यह पूर्णतः सही माना गया। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए। पूर्णतः गलत, पूर्णतः सही, अंशतः सही, तीनों में से कोई नहीं। तो क्या इसमें से सही है? व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है हानिकारक हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गांवों में, भारत के कस्बों में, भारत के शहरों में, भारतीय जनजातियों में, किस में पाई जाती है? तो भारतीय जजमानी व्यवस्था जो है ये भारतीय गांव में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। इस नातेदारी संगठन में मातृवंशी व्यवस्था विद्यमान है? टोडा नातेदारी में, भील नातेदारी में, गारो नातेदारी में, हो नातेदारी में। तो जो गारो नातेदारी है इसमें मातृवंशी व्यवस्था पाई जाती है। गारो के साथ साथ गारो, खासी, नायर, ये तीनों जनजातियां जो हैं नातेदारी संगठन पर आधारित हैं, और इसमें तीनों जनजातियों में एक मातृवंशी व्यवस्था भी विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? द पोजिशन ऑफ वुमेन हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक इंदिरा देवा, A.S. अल्तेकर, Y.V. दामले, J.N. चौधरी। इसका राइट आंसर है A.S. अल्तेकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन या फिर वस्तुएं। स्त्री की स्वयं की स्थिति, उसके पति को आमदनी जो है वो, उपरोक्त तीनों सही हैं। कौन सा सही है?
तो भारतीय शास्त्र में स्त्री धन जो कहा जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर जो उसे दिया गया धन या फिर वस्तुएं दी जाती हैं उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है? धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, अशिक्षा। ग्रामीण भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है वो अशिक्षा पाई गई है, क्योंकि शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही न्यूनतम है। देखिए, देश में जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, वहीं महिलाएं मात्र 65.46% ही साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारत में पंचायती गज कैसी अवधारणा है? राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक। इसका राइट आंसर है राजनैतिक। पंचायती राज व्यवस्था जो है वह एक राजनैतिक अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है, कालांतर में पारिवारिक संगठन के दृष्टिकोण से पाश्चात्यकरण है लाभदायक, अधिक लाभदायक, नहीं, प्रायः हानिकारक, पूर्णतः हानिकारक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, अधिक लाभदायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हमारे वर्तमान समाज की विशेषता है संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, उक्त तीनों। तो इसमें वर्तमान समाज की विशेषता को देख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है कि वर्तमान समाज की विशेषता जो है संस्कृतिकरण भी है, स्थानीयकरण भी है और सार्वभौमिकरण भी है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान महत्व देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा आंसर सही है? इसका ए ऑप्शन जो है सही है कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं करना, प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध रहना, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास करना, प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास करना, लॉजिक लगा करके। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। कौन सा ऑप्शन सही है समाज की संरचना गतिशीलता के लिए? तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए है, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तब वह कहते हैं समाज की संरचना गतिशीलता है। अगला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसकी पुस्तक है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन टायलर की है, मेलेनोवस्की की है, मैक्स वेबर की है या फिर अगस्ट कॉम्टे की है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक जो है ये है मैक्स वेबर की, जिसमें इन्होंने विश्व के अनेक धर्मों आदि का उल्लेख वगैरह किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परस्पर निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है? स्वनिर्देशित और समाज पर निर्देशित समाज, ये डेविड रिचमैन, सोवर्ग, एलिचिनाय, हॉबहाउस। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है, डेविड रिचमैन ने स्वनिर्देशित पर निर्देशित समाज की बात की हुई है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का एक प्रभाव ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है? नगरों में अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, जनाधिक्य, प्रदूषण। तो जिस तरीके से यहाँ पर मतलब नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी हैं, ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है? तो इसका बुरा प्रभाव जो है पारिवारिक विघटन है, मतलब कि परिवार का विघटन होता है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? मतलब कौन इसमें जो दिया गया इसमें से कौन सा सही है? शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास, प्रदूषण, गिरता स्वास्थ्य, बेरोजगारी। तो तेज नगरीकरण के कारण बेरोजगारी क्यों होगी? बिल्कुल नहीं। गिरता स्वास्थ्य ऐसा भी नहीं हो सकता। शहरों की अनियंत्रित वृद्धि और विकास,
तेज नगरीकरण से तीनों ऑप्शन जिम्मेदार नहीं हैं, बस कौन सा सही है, तो ये है प्रदूषण जो है इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? आर्थिक, जातिवाद, धार्मिक, राजनैतिक। ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी राजनैतिक। कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी स्थितियां सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? स्थितियां या उनके कार्यों में असंतुलन, अपराध, मद्यपान, उत्प्रवास। क्या मतलब कि इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या मदद करती हैं? इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। स्थितियाँ व उनके कार्यों में असंतुलन, जब कार्य जो संतुलित के रूप में, अनुकूलन के रूप में चल रहे हैं, जब उनमें किसी प्रकार का असंतुलन होता है तो वो स्थितियाँ जिसके कारण से असंतुलन बढ़ा तो सामाजिक विघटन को बढ़ाने में भी मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना वैयक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। अपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीना वैयक्तिक विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। यह असंभव है, मतलब जो ऊपर कह रहा प्रश्न, ये करना असंभव है। यह बहुत सही है क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। यह बहुत कठिन है, या फिर ये जो कहा जा रहा है एक भ्रामक है। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, बहुत सही है, क्योंकि यह भावनात्मक स्थिरता सिखाता है। भगवत गीता में किसके बारे में बात की गई है? कर्म सिद्धांत के बारे में बात की गई है, जो श्री कृष्ण और अर्जुन की। अगला क्वेश्चन है, किसने समूह की व्याख्या ओवर्ट तथा कोवर्ट के आधार पर की है? वॉटोमोर, फेयरचाइल्ड, ऑगवन, निमकॉफ, गिटलर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ये राइट है। ओवर्ट तथा कोवर्ट की बात गिटलर ने की है। जो ओवर्ट मतलब होता है बाह्य पक्ष और कोवर्ट मतलब होता है आंतरिक पक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध बनता है कारण, या फिर वैवाहिक संबंध बनते हैं, या संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध कारण बनते हैं? इनमें से कोई नहीं है। परिवार के निम्न से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध अगर टूटते हैं तो पारिवारिक विघटन का कारण माना गया है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए निम्न शब्दों में से अपराध एक डैश डैश अवधारणा है, मतलब बीच में क्या आएगा? सामाजिक अवधारणा है, कानूनी अवधारणा है, धार्मिक अवधारणा है, या फिर आर्थिक अवधारणा है? कौन सी अवधारणा होगी? तो अपराध जो है यह एक सामाजिक अवधारणा है। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? रिवर्स, वी.के. राय वर्मन, एल.पी. विद्यार्थी, एस.के. श्रीवास्तव। तो टोडा जनजाति जो है, टोडा जनजाति का अध्ययन रिवर्स ने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी है? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विलियम पेरी, C.M. केस। तो हायरार्की ऑफ वैल्यू जो है इसकी बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 4, 5, 6, 7। कितने में बांटा हुआ है? तो बोंगर ने अपराध की प्रकृति को जो बांटा हुआ है अपराधों को, वे 4 आधारों पे बांटा है। कितने? 4। देख लेते हैं व्याख्या में कौन कौन से। आर्थिक अपराध, यौन संबंधी अपराध, राजनीतिक अपराध और विधिक अपराध, ये 4 श्रेणियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और बेकारी एक दूसरे के कारण और परिणाम हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतया झुग्गी झोपड़ियों की, नगरीय क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, या फिर जनजातियों की? तो मादक और द्रव्य व्यसन जो समस्याएं हैं
ये झुग्गी झोपड़ियों की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झुग्गी झोपड़ियों की भी हैं और इसके साथ साथ इसमें अगर ऑप्शन नंबर 2 होता ए और बी, बी और एंड सी ऐसे करके, तो ए और डी सही होता। ये मतलब डी ऑप्शन जो है ये भी माना जाता है मद्यपान और मादक द्रव्य के लिए इनकी समस्याएं जनजातियों की भी, झुग्गी झोपड़ियों की भी मानी जाती हैं और जनजातियों की भी मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, देखिए, समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।